लीजिए, आज का हम लोग का एजेंडा ये है कि हम लोग इक्विलिब्रियम को अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी कर सकते हैं वो रिवाइज करेंगे। और हमने जो है क्या बोलते हैं, एक क्लास में इक्विलिब्रियम का जो आयनिक वाला क्या बोलते हैं केमिकल वाला पार्ट है वो लगभग रिवाइज करा दिया था, लेकिन उसे भी हम एक बार देख ले रहे हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, बेसिकली एक किसी क्लोज कंटेनर के अंदर, ये कोई आपका क्लोज्ड कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज इक्वल टू 2NH3 गैस, सॉरी N2 प्लस H2 जब रिएक्ट करते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड होगी और अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, और ये रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर पे होती है। अगर आप लोगों को याद हो, ये हैबर प्रोसेस है अमोनिया के प्रिपरेशन का, ये हैबर प्रोसेस है अमोनिया के प्रिपरेशन का, एग्जैक्टली। अब पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, और फिर प्रोडक्ट से क्या बनने लगता है, रिएक्टेंट बनने लगता है। तो सबसे पहली कंडीशन इक्विलिब्रियम की है कि रिएक्शन क्या होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए। रिएक्शन क्या होनी चाहिए, रिएक्शन जो होनी चाहिए वो रिवर्सिबल होनी चाहिए। रिएक्शन क्या होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए। इससे ये बन रहा होता है, इससे ये बन रहा होता है, इससे ये बन रहा होता है, इससे एक स्टेट ऐसा आता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये रेट की बात कर रहे हैं हम लोग, और यही कंडीशन क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम कहलाती है। क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम कहलाती है, एग्जैक्टली। रेट इक्वल हो रहा है, अगर इसे ग्राफिकली हम लोग देखना चाहें, अगर हम लोग इसे ग्राफिकली देखना चाहें कि रेट वर्सेज अगर टाइम ग्राफ बनाते हैं, तो इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होने चालू होंगे, उसके पैरेलल में प्रोडक्ट बनने चालू हो जाएंगे। एक स्टेट ऐसा आएगा, ये वाला पॉइंट जो होगा, जो कि क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दिस पोजीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। लेकिन कई लोगों को देव ये लग रहा है कि जब इक्विलिब्रियम आ रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी इक्वल हो जाता है। ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट में आएगा सुशील। 4 लाइनें दी होंगी, उस लाइन में एक लाइन ये होगी और नसें फट जाएंगी तुम्हारी, अभिजीत वाला हाल हो जाएगा। समझो, सबसे पहले ग्राफ जब हम लोग पढ़ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो हम ये बात को ध्यान रखें कि ग्राफ किनके किनके बीच बनाए जाना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चे ग्राफ तो याद रहता है, ये नहीं याद रहता किसके किसके बीच बना। तो रेट और टाइम के बीच में जब ग्राफ बन रहा है, रेट क्या होता है, रेट एक ऐसा टर्म है जो टाइम के रिस्पेक्ट में जो है वो किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे आप लोगों की तैयारी का रेट जो है बहुत स्लो है, टाइम ही टाइम लग रहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सर ट्राई करेंगे, सेकंड अटेम्प्ट में रैंक लाएंगे, सर फर्स्ट रैंक आएगी, सेकंड अटेम्प्ट में आएगी, देख लेना। समझ रहे हो? तो ये अभी भी जो आप कुछ पूछ लो तो सर अभी क्या, सर अभी तो आखिरी में भी याद तैयारी करेंगे, 1 तारीख से तैयारी करना चालू करें, होली के बाद, सर होली खेल रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो रेट क्या है, रेट ऐसी चीज है जो टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आता है तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे उनके कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। इक्वल नहीं होंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कंसंट्रेशन वर्सेस अगर टाइम ग्राफ बना रहे हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहे हैं, तो इनिशियली जब रिएक्शन की शुरुआत हुई थी तो हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट थे, और रिएक्टेंट कम होने चालू हो गए लाइक दिस, और प्रोडक्ट बनने चालू हो गए। एक स्टेज ऐसा आया कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो थे उनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया लाइक दिस, कि अब इसके बाद तुम टाइम बढ़ाते जा रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, रिएक्टेंट इतना का इतना ही रहेगा और प्रोडक्ट इतना का इतना ही रहेगा। और यही पॉइंट जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो एट
at equilibrium concentration of reactants and products will be constant। क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। पहला पॉइंट तो ये रहेगा। इज दैट क्लियर? राइट। फिर क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका क्या हो रहा है? रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड कांस्टेंट हो रहा क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो रिएक्शन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, फिर एक स्टेज आता है कि ऐसे लगने लगती है। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये रुक गई है रिएक्शन, लेकिन ये रुकी नहीं है। इक्विलिब्रियम जो है एक डायनामिक प्रोसेस है। इक्विलिब्रियम इज नॉट अ स्टैटिक प्रोसेस। स्टैटिक प्रोसेस, इट इज अ डायनामिक प्रोसेस। ये क्या है? एक डायनामिक प्रोसेस है। ये क्या है? एक डायनामिक प्रोसेस है। ये क्या है? एक डायनामिक प्रोसेस है। इक्विलिब्रियम क्या है? एक डायनामिक प्रोसेस। फिर जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में नहीं आ रही है, रिवर्स नहीं हो रही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की सबसे पहली कंडीशन क्या है? रिएक्शन को रिवर्सिबल होना चाहिए। अगर मान लो कि रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो रही है तो कैटलिस्ट डालने से वो रिवर्सिबल नहीं हो पाएगी। कैटलिस्ट के डालने से इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मतलब ये है कि कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में नहीं थी तो कैटलिस्ट के डालने से वो इक्विलिब्रियम में आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है, होएगा ही नहीं। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि इक्विलिब्रियम पहले आ जाए। इक्विलिब्रियम का टाइम जो होता है वो पहले आ सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है। नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? अब इसमें एक चीज का ध्यान देना, हमेशा बात जब करी जाती है तो कहा जाता है कि इक्विलिब्रियम की जो रिएक्शंस होती हैं वो एक क्लोज कंटेनर में कराई जाती है। तो क्लोज कंटेनर में कराए जाने का क्या मतलब? क्यों करा रहे हो क्लोज कंटेनर में? क्योंकि हमें फिजिकल कंडीशंस को नहीं बदलना है। एक बार जो है अगर इक्विलिब्रियम ऑक्टेन हो गया, एक पर्टिकुलर कंडीशन में अगर इक्विलिब्रियम ऑक्टेन हो गया तो उस कंडीशन को बदलोगे तो इक्विलिब्रियम बदल जाए। फिर वो इक्विलिब्रियम क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। जो टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्विलिब्रियम चल रहा था उसी पे कंटिन्यू रखना है उसे। अगर उसमें आप छेड़छाड़ करोगे तो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा क्लोज कंटेनर में इक्विलिब्रियम की रिएक्शन कराई जाती है। इज दैट क्लियर? ये सारी बातें आपको पता है। अब आगे समझें। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि आखिर होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है। व्हाट इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम? बताओ भाई, कोई बताएगा क्या? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज और स्टेट। ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज और स्टेट। जैसे कि जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज इक्वल टू 2NH3 गैस। तो इसमें देखो सारे के सारे जो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं वो क्या है? सेम स्टेट में। वो क्या है? सेम स्टेट में। अब अगला हमने बोला हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इन सेम फेज। सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है अगर सेम फेज में नहीं होते हैं तो वो क्या कहलाता है? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहलाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे
यू विल गेट कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ देखिए रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं, इन दोनों की इनकी स्टेट्स में क्या है, डिफरेंट है। इनके स्टेट में क्या है, डिफरेंस है। इज दैट क्लियर? अब इस इक्विलिब्रियम को एनालाइज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, समझने के लिए कुछ टर्म्स हमें समझने पड़ेंगे। उनमें से एक टर्म है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो पढ़ने हैं हम लोग को, वो दो तरीके के पढ़ने हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ए गैस प्लस बी गैस इज इक्वल टू सी गैस प्लस डी गैस प्लस डी गैस। अब इसके लिए अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो Kc क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D, और मल्टीप्लाई किया जाता है। कई लोगों को लगता है कि प्लस कर देते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट न्यूमरेटर में आएंगे और रिएक्टेंट कहाँ आएंगे, डिनोमिनेटर में आएंगे। A की पावर A इंटू बी की पावर B इंटू बी की पावर B। तो ये जो Kc है वो क्या है, Kc है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of concentration of reactants या reactants and products, and most important बात, only depends on temperature। ये केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, बाकी किसी चीज पे डिपेंड। अगर आप कोई भी रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, अगर सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है, ये चीज पता नहीं दिख रही है कि नहीं, रेड वाला पेन अच्छे से चल रही है। सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है, उनका कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर लिया जाता है। क्या लिया जाता है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड स्टेट में कांस्टेंट रहता है। इसका प्रूफ भी है, अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि जल्दी पढ़ना। इज दैट क्लियर? याद कर लो अभी के लिए, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर कोई चीज सॉलिड में या लिक्विड में लिखी होगी तो याद करो उसका कंसंट्रेशन 1 लेंगे, लेकिन उसके मोल्स 0 लिए जाते हैं। बहुत सारे गंवारों को ये बात समझ नहीं आती है, अभी बात करेंगे इसके बारे में, ये क्या कह रहे हैं, ये गहरी बात है। कंसंट्रेशन इज लाइक अ स्वीटनेस, जो प्यार है वो कंसंट्रेशन है। जैसे कोई पानी और चीनी का घोल बना रहे हो, समझ रहे हो, तो तुमने चीनी डाल दिया, वो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, लेकिन पानी के रिस्पेक्ट में कि तुमने पानी कितना डाला, चीनी कितना डाला, उससे वो मिठास कितनी आई, दैट इज कंसंट्रेशन, दैट इज कंसंट्रेशन। बात समझ में आनी चाहिए, बहुत गहरी बात थी है। जो स्वीटनेस है दैट इज मोलरिटी, क्योंकि स्वीटनेस इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि वॉल्यूम कितना है, केवल चीनी पे डिपेंड नहीं करेगी। कि तुमने 1 किलो चीनी लिया, पहले तुमने उसको 5 लीटर पानी में घोला था, अब उसे 10 लीटर पानी में घोलोगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, मोलरिटी बदल जाएगी। लेकिन चीनी अभी 5 किलो ही है, नंबर ऑफ मोल्स सेम है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है। इसमें अगर एक्वस गैस के अलावा एक्वस में होंगे तो उनका लिया जाएगा, केवल और केवल सॉलिड और लिक्विड के कंसंट्रेशन को हम लोग क्या ले लेंगे, 1 मोल पर लीटर ले लेंगे। इज दैट क्लियर? अब जैसे कि ये अगर नोट कर लिया हो तो इसी पे यहाँ पर अगर हम लोग इसी दूसरा वाला कांस्टेंट समझें, और सेकंड कांस्टेंट क्या है, सेकंड कांस्टेंट है Kp। तो Kp भी बिल्कुल वैसे लिखा जाता है, लेकिन ये पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखा जाता है। प्रेशर पार्शियल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक कंटेनर में ये सारे के सारे रखे हुए हैं, तो टोटल के रिस्पेक्ट में एक का प्रेशर पार्शियल कहलाएगा, टोटल के रिस्पेक्ट में एक का प्रेशर। तो Kp इक्वल टू हो गया P C की पावर C इंटू P D की पावर D डिवाइड बाय P A की पावर A एंड P B की पावर B। दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C।
जो मॉलिक्यूलरिटी दिख रही है आपको, या ये कहूं कि स्टोइचोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, वो हमेशा पावर में आती है। और ये जो रिएक्शन है वो मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ती है, ऐड करके नहीं बढ़ती। ठीक है। अब जो Kp दिख रहा है ये भी एक कांस्टेंट है। दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये भी जो क्वांटिटी है वो केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। अब यहाँ पर हम लोग को ये बात समझना है कि इन दोनों में रिश्ता क्या है। Kp और Kc का रिश्ता क्या कहलाता है? तो Kp और Kc का रिश्ता होता है Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। यहाँ महत्वपूर्ण है डेल्टा n। डेल्टा n जो होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन गैसियस स्टेट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन गैसियस स्टेट। इज दैट क्लियर? अब जब यहां सॉलिड वाले और लिक्विड वाले होंगे तो उनके मोल्स क्या लिए जाएंगे? 0 होंगे। समझ रहे हो? जैसे मैं ये पढ़ा के चला जाता हूं और जब यहाँ पे 0 लेता हूँ सॉलिड और लिक्विड के, तो कहते अरे सर यहाँ तो बन लिया था। तो गंवारो ये समझना जरूरी है कि दिस इज पर लीटर, दिस इज ओनली मोल्स, try to understand it. Is that clear? This is only moles. ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? ऑनलाइन वाले लिख रहे हैं कि नहीं? मैंने ऑनलाइन वालों को ध्यान नहीं दिया, मिटा दिया था पिछला वाला। अभी डाल देंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे, देख लेना आप लोग। आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका Kp और Kc में रिलेशन। इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? वैसे मैं ये तो ये कहूँगा ध्यान से सुनिए, चीज़ों को दिमाग में भरिए ज़्यादा है। कॉपियाँ तो भरती जा रही हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं और दिमाग में कुछ भर नहीं रहा है। दिमाग में तो वही भर रहा है, रील ही भर रहा है, कूड़ा भर रहा है, बस मोए हो गया, बस हटा दो। ये लग रहा है कि बस ये जो है रील वाले ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा। रील वाले तुमको ये नहीं बताते हैं कि जो उन्होंने BMW खरीदी है वो जो है उसमें से 2 लाख रुपए दिए हैं, बाकी जो है 1 करोड़ का लोन है। तुम इसी परेशान है तो और मम्मी BMW बदले यूट्यूब से। भाई ये भी तो बताओ, और यूट्यूब से कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं ये भी बताओ। और ये कोई नहीं बता रहा कि यूट्यूब जो है और इंस्टाग्राम बनाने वाला जो है वो साइंस पढ़े हुए है। इसी को तो दोगलापन कहते हैं। आगे बढ़े। अब हम लोगों को जो समझना है वो समझना है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के की प्रॉपर्टी क्या होगी? जैसे मान लीजिए पहला कोई रिएक्शन दे रखी है, ए गैस प्लस बी गैस इज इक्वल टू सी गैस प्लस डी गैस। ठीक बात है? अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? मान लिया के है। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या मान लिया? के मान लिया। तो के इज इक्वल टू क्या हो गया? सी कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। अब इसके बाद जब हम लोग इस रिएक्शन को क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स करने से क्या होता है? सी गैस प्लस डी गैस
इज इक्वल टू आपका ए गैस प्लस बी गैस, रिवर्स कर दिया मैंने इसे, और रिवर्स करने के बाद जो के सी डैश निकल कर आया वो आ गया ए की पावर ए, बी की पावर बी, और सी की पावर सी, और डी की पावर डी, डी की पावर डी। देखो क्या होता है ना कि किसी से, जैसे कि मैं जैसे ये बता रहा हूँ तो कई लोगों को तुरंत थ्री या दिख रहा है कि अरे इसे तो 1/k लिख दूँ, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के थ्रू जाना होता है। ठीक है, अगर आपको आता है तो फार्दी की चौधरी बनने की जरूरत नहीं, तो तुम्हारे नंबर तो आने रहे पहली बार। और यही टीचर का प्यार है सब्जेक्ट से, टीचर को आंसर पता है लेकिन वो पूरा उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी इंटरेस्ट के साथ आपको आखिरी तक बता रहा है, और सुबह से शाम तक वही बता रहा है। और इससे सीखने को क्या मिल रहा है? उससे सीखने को ये मिल रहा है ना कि किसी रिश्ते की शुरुआत जितनी मतलब गर्मजोशी से करी जा रही है ना, नहीं नहीं अब तुम्हारे बिना जान नहीं देंगे और ये वो, उसे कंटिन्यू रखना मुश्किल है। शुरुआत तो कोई भी कर लेता है कि नहीं अब तो डॉक्टर बन के ही मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जी जान लगा देंगे, जान दे देंगे आपके लिए, समझ में निकल। फिर उसके बाद जब 8 घंटे रोज पढ़ना पड़ता है तो लग जाती है। तो इस चीज़ की, इसके प्रोसेस के थ्रू जाओ, बात समझ में, पेशेंस रखो थोड़ा। तो अब देखो के और के डैश में रिलेशन क्या है कि के डैश इक्वल टू हो जाता है 1/k। जो चीज़ यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखी गई है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में। इज दैट क्लियर? अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। और ये केसी के साथ भी होगा और केपी के साथ सेम ही होगा। तो मैं ज्वाइंटली बता रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं केपी और केसी की बात कर रहा हूँ। अब तुम लोगों को ज़्यादा आ रहा है, अब मैं नहीं बताऊंगा डेरिवेशन। सेकेंड, अब कोई भी रिएक्शन दे रखी है, मान लीजिए दे रखी है ए बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। अब ये इसमें तुम लोग ये मान के चलो कि ये गैसियस स्टेट में ही है, क्योंकि बार बार वही रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना हम लोग। तो इसके लिए अब इसके साथ, इस इक्वेशन के साथ कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे, मान लो n से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो इसका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा दैट इज के डबल डैश, वो पुराने वाले के ऊपर ये पावर चढ़ जाएगा, पुराने वाले के ऊपर ये पावर चढ़ जाएगा, k डिवाइड बाय n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? k डिवाइड बाय n हो जाएगा। तीसरा पावर में चढ़ता है, मल्टीप्लाई होता है। अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई होगा ना वो एक इंटीजर वैल्यू है जो कि स्टोइचोमेट्री से जाएगी, स्टोइचोमेट्री से मल्टीप्लाई होगा, और स्टोइचोमेट्री पावर में आता है। स्टोइचोमेट्री जो आएगा वो किस में आएगा? पावर में आएगा। अगर हम लोग इसी इक्वेशन पे के अंदर अगर n से डिवाइड कर दें, अब इस डिवाइड का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं? 1/n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेम ही बात होता है कि अगर आप n से डिवाइड कर रहे हैं, उसको ये समझिए कि 1/n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो भी ऐसे ही बिहेव करेगा। वहां पे पहले पावर n था, अब पावर क्या हो जाएगा? पावर n। तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस पे भर भर के सवाल आ रहे हैं, मतलब भर भर के समझ लो, हर पेपर में आते हैं और देख के पता लग जाएगा। और नीट का तो इन्हीं में से कोई एक आएगा। नीट के पेपर का कोई लेवल नहीं है, बस ये है कि उसमें नंबर ज़्यादा लाने हैं तो मुश्किल हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऑनलाइन वालों को नोट कर लेंगे, यहाँ तक तो पढ़ाई किया था। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी इक्विलिब्रियम अपने ऊपर किए हुए चेंजेस को क्या करता है? अपोज करने की कोशिश करता है। कोई भी इक्विलिब्रियम अपने ऊपर किए हुए चेंजेस को अंडू करने की कोशिश करता है। क्या करता है? अंडू करने की कोशिश करता है। कि अगर आप इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम खुद को ऐसे कर लेगा
कि वो जो चेंज है उसको नलीफाई कर पाए, वो जो चेंज है उसको क्या कर पाए। जैसे कि मान लीजिए कोई रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग, N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज इक्वल टू 2NH3 गैस, और फॉरवर्ड में ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, प्लस हीट निकल रही है। फॉरवर्ड में ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक, डेल्टा H की वैल्यू क्या है, और अगर फॉरवर्ड में एक्सो है तो बैकवर्ड में क्या होगी, एंडो होगी। इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अब अगर हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना चाहते हैं, अगर हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना चाहते हैं, तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उधर शिफ्ट हो जाएगी जहां पर हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। एंडो में एब्जॉर्ब होती है और एक्सो में इवॉल्व होती है। एंडो में एब्जॉर्ब होती है और एक्सो में क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसको नलीफाई करने के लिए रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड। रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर घटा रहे हो तो तब रिएक्शन क्या होगी, उधर शिफ्ट हो जाएगी जिससे टेम्परेचर वापस रीगेन किया जा सके। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड। अब निक्कू को ये लग रहा है कि सर ने ये क्या फालतू चीजें पढ़ा रहे हैं, सीधे बताओ, टेम्परेचर बढ़ेगा बैकवर्ड और टेम्परेचर घटेगा फॉरवर्ड। ये याद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये कंडीशन इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। किसी रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में यहाँ एक्सो होगा, फॉरवर्ड एक्सो होगी और बैकवर्ड जो है एंडो होगी। ये कॉन्सेप्ट को समझो आप कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो रिएक्शन उधर शिफ्ट हो जाएगी जिधर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर टेम्परेचर घटाओगे तो रिएक्शन उधर शिफ्ट हो जाएगी जहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है, जहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है, और उसके हिसाब से फिर बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर लो रिएक्शन जैसी भी। इज दैट क्लियर। ये इफेक्ट ऑफ क्या है, टेम्परेचर। ये इफेक्ट ऑफ क्या है, टेम्परेचर। देखो इधर, तो ये तो हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये रहेगा। अब समझो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा कि अगर प्रेशर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको ऐसे लेके चलो, ये एक सिलेंडर में रिएक्शन हो रही है और ये एक पिस्टन है। तो जब पिस्टन को इधर शिफ्ट करोगे तो प्रेशर बढ़ाओगे तो पिस्टन इधर शिफ्ट होगा, और पिस्टन इधर शिफ्ट होगा, इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर वॉल्यूम घट जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो होंगे, क्योंकि नीचे भी है, अगर भी घट रहा है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, और अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो रिएक्शन उधर शिफ्ट हो जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। रिएक्शन विल शिफ्ट दोज डायरेक्शन where number of moles are less। जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में प्रोडक्ट के 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। प्रोडक्ट के कितने हैं, 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, और रिएक्टेंट के 3 और 1 4। रिएक्टेंट के कितने हैं, 3 और 1 4 मोल्स। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड। रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड। ठीक है। इसी तरीके से अगर प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, तो रिएक्शन उधर शिफ्ट हो जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो, जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज्यादा। मुझे जो है ना अपनी राइटिंग पे काम करना पड़ेगा, राइटिंग बहुत जल्दी है। ठीक है, क्योंकि जो YouTube पे है ना लोग अच्छा लिखते हैं, बहुत सुंदर सुंदर लिखते हैं। नोट करिए इसे। समझिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो होता है वो आपने समझ लिया। अब इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, अगला टॉपिक क्या होता है,
हाँ, जैसे कि अगर हम लोग अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ले लें, मान लीजिए कि एडिशन ऑफ अमोनिया कर दें, हम लोग इस रिएक्शन में यहाँ पर अमोनिया ऐड कर दें, एडिशन ऑफ अमोनिया कर दें, तो जब एडिशन ऑफ अमोनिया होगा तो क्या हो जाएगा भाई, रिएक्शन अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो रिएक्शन इसको ओवरकम करने के लिए क्या करेगा, क्या कर देगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड। इसी तरीके से अगर अमोनिया को निकाल लें तो फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर मान लो NH3 को डाल दें, अगर रिएक्टेंट ऐड करोगे तो रिएक्शन प्रोडक्ट के साइड चली जाएगी, अगर प्रोडक्ट ऐड करोगे तो रिएक्टेंट जो होगी वो रिएक्शन रिएक्टेंट की साइड चली जाएगी। अगर रिएक्टेंट रिमूव करोगे तो रिएक्टेंट के साइड ही आएगी वापस। कोई भी चीज निकालोगे तो उसी के साइड चली जाएगी, क्योंकि उसे कवर करना है ना। क्यों क्यों कवर करना है, शुरुआत में बताया था, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखना है। बात समझ में आई? अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रह गई है वो रह गई है क्या, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम जो होगा वो क्लोज हो जाएगा, देन वी विल गो फॉर आयनिक इक्विलिब्रियम। समझो, मैंने इसको यार बिठा दिया। चलो, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब लोग इनर्ट गैस के बारे में जानते होंगे, इनर्ट गैस क्या होती हैं, जो कि खुद रिएक्ट नहीं करेंगी। इनर्ट गैसेज जो होंगी जो खुद रिएक्ट नहीं करेंगी, बट सुशी गैस के पास प्रेशर हो गए, वो रिएक्ट तो नहीं करेगी लेकिन अपने होने का एहसास वो प्रेशर डाल के बताएगी, और जब वो प्रेशर डालेगी तो पिस्टन शिफ्ट होगा, और जब पिस्टन शिफ्ट होगा तो वॉल्यूम बदलेगा, और यहाँ वॉल्यूम बदले। तो इसमें क्या है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कर रहे हो तो इनर्ट गैसेज वो होती हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, लेकिन ये लोग प्रेशर एक्सर्ट करेंगी कंटेनर पे, और जब ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगी तो फिर वॉल्यूम में चेंज होगा, और वॉल्यूम में चेंज होगा तो फिर कंसंट्रेशन में चेंज होगा। तो इसीलिए इनर्ट गैस का एडिशन जो है वो दो कंडीशन में पढ़ा जाता है। एक कंडीशन है कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो नो इफेक्ट होता है। क्या होता है, नो इफेक्ट, क्योंकि कंसंट्रेशन बदलेगा ही, और जब कंसंट्रेशन नहीं बदलेगा तो कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, अगर यही कांस्टेंट प्रेशर कर दें, अगर कांस्टेंट प्रेशर रख रहे हो, अब इसको समझो कैसे, ध्यान से समझो। मान लो कि ये कोई पिस्टन है, किसी कंटेनर के अंदर ये पिस्टन लगा है, अब हमने प्रेशर को फिक्स कर दिया, मान लो प्रेशर कर दिया 5 atm, ठीक बात है, प्रेशर नहीं बदलने वाला है। अब अगर इसमें अगर आप क्या करते हैं, इनर्ट गैस डाल देते हैं, अगर इसमें आप इनर्ट गैस डाल देते हैं, तो जैसे ही आप इनर्ट गैस डालोगे तो इस इनर्ट गैस का खुद का प्रेशर होगा, इनर्ट, क्योंकि गैसेज प्रेशर तो डालेंगी, और जब गैसेज आकर प्रेशर डालना चालू करेंगी तो अब क्या है कि P को तुमने फिक्स कर रखा है और यहाँ से प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो ये जो पिस्टन होगा वो अपने आप पीछे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि P को 5 atm मेंटेन करके चलना है, P को 5 atm मेंटेन करके चलना है। तो इस चक्कर में जब एडिशन ऑफ गैस हो रहा है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा, और अगर कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा तो रिएक्शन विल शिफ्ट, रिएक्शन विल शिफ्ट जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, रिएक्शन वहां शिफ्ट हो जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स, जहां नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो गया। अब इसको दो पार्ट में कर लो क्योंकि लंबा टॉपिक है। आयनिक इक्विलिब्रियम कल पढ़ लो, ठीक है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।